नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमें हैरान करती है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो हमें सीधे कालीबंगा की प्राचीन दुनिया में ले जाते हैं। आज हम खास तौर पर कालीबंगा की ही कहानी की तह तक जाएंगे। इसका ये अजीब सा नाम क्यों पड़ा, ये कहाँ है असल में, और कैसे इसके राज दुनिया के सामने आए। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो कालीबंगा को इतना अनूठा बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, कालीबंगा सिर्फ धूल और टीले नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा अहम शहर था जिसकी अपनी एक अलग पहचान थी। यहाँ मिली हर चीज, चाहे वो छोटी सी चूड़ी हो या खेत की लकीरें, हमें उस जमाने के लोगों, उनके समाज और हाँ, उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो सबसे पहली बात, ये जगह है कहाँ, मतलब नक्शे पर कहाँ मिलेगी कालीबंगा? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। हनुमानगढ़, ठीक है। और ये उस नदी के किनारे आबाद हुई जिसे आज हम घग्गर कहते हैं। कई जानकार मानते हैं कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ही सूखा हुआ रास्ता है, जिसके किनारे कभी ये सभ्यता फल फूल रही थी। और ये नाम कालीबंगा सुनने में थोड़ा अलग लगता है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। पंजाबी में बंगा का मतलब होता है चूड़ी। चूड़ी, अच्छा। हाँ, तो कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब यहाँ खुदाई हुई तो बड़ी तादाद में काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। लगता है ये वहाँ का कोई खास उद्योग रहा होगा। हजारों साल दबी एक पूरी सभ्यता, हम तक इसकी खबर पहुंची कैसे? क्या किसी ने अचानक से ढूंढ लिया इसे? नहीं, अचानक से तो नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। इस इलाके की मतलब घग्गर नदी घाटी की अहमियत को सबसे पहले पहचानने वालों में ऑरल स्टाइन का नाम आता है। उन्होंने यहाँ सर्वे किया था। लेकिन कालीबंगा की तरफ ध्यान खींचने का श्रेय जाता है एलपी तेसितोरी को। उन्होंने ही सबसे पहले इशारा किया कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। पर वो कौन था जिसने पक्के तौर पर कहा कि हाँ, यही है वो खास जगह और इसकी खोज की? ये जानना जरूरी, अक्सर पूछा जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इसकी व्यवस्थित खोज का श्रेय बनता है अमलानंद घोष के सर। अमलानंद घोष, कब हाँ। की बात है ये? ये 1951-53 के आसपास की बात है। उन्होंने यहाँ काम किया और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पहचाना। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि आज़ादी के बाद राजस्थान में खोजा गया ये पहला बड़ा हड़प्पा स्थल था। अच्छा, आजादी के बाद पहला। जी। ठीक है, खोज हो गई, अब खुदाई की बारी। परत दर परत इतिहास को बाहर निकालने का काम किसने किया? ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से दो बड़े पुरातत्वविदों ने निभाई, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, ये नाम तो सुने हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 1961 से 1969 तक इन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई की, जिससे कालीबंगा की पूरी कहानी सामने आई। एमडी खरे जैसे कुछ और नाम भी इस काम से जुड़े हैं, लेकिन लाल और थापर का योगदान सबसे अहम माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नाम हैं। उनके सामने कालीबंगा का क्या कद था? मतलब कितना अहम था ये शहर? बहुत अहम। आप अंदाजा लगाइए, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी तक कह दिया है। तीसरी राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद? जी हाँ, ये इसके महत्व को दिखाता है। कुछ जानकार इसे पाकिस्तान के कोट दीजी स्थल जैसा भी मानते हैं, जो एक और महत्वपूर्ण प्राक हड़प्पा स्थल है। और यहाँ के खुदाई में जो 5 स्तर मिले हैं, वो इसकी कहानी और दिलचस्प बनाते हैं। 5 स्तर? कैसे? सबसे नीचे के जो 2 स्तर हैं, वो हड़प्पा के विकसित दौर से भी पहले के हैं, जिसे हम प्राक हड़प्पा काल कहते हैं। मतलब जब सभ्यता भी बनी रही थी, शैशव अवस्था में थी। और ऊपर के 3 स्तर उस दौर के हैं जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, यानी विकसित हड़प्पा काल। ये दिखाता है कि यहाँ जिंदगी लगातार चलती रही और धीरे धीरे विकसित होती गई। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना? मतलब तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीकें लोग जानते थे। बिल्कुल, कांस्य का उपयोग होता था। पर एक बात और कही जाती है और ये मुझे थोड़ी अजीब लगती है। इसे हड़प्पा की दीनहीन या निर्धन बस्ती भी कहते हैं। अब एक तरफ तीसरी राजधानी और दूसरी तरफ दीनहीन बस्ती, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? हाँ, ये विरोधाभास ही कालीबंगा की सबसे दिलचस्प बात है और ये हमें बहुत कुछ बताता भी है। राजधानी का मतलब शायद यहाँ रणनीतिक या कृषि के लिहाज से महत्व रहा हो,
न कि सिर्फ शान शौकत और अमीरी से। और दीनहीन या निर्धन बस्ती शायद इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ खासकर आम लोगों के घरों में पक्की ईंटों की जगह कच्ची मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, कच्ची ईंटें। हाँ, जिन्हें शायद धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल किया जाता था। ये मोहनजोदाड़ो जैसे भव्य शहरों से एक अलग तस्वीर पेश करता है, जहां पक्की ईंटों का भरपूर इस्तेमाल था। ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई एक जैसी मोनोलिथिक चीज नहीं थी, बल्कि इसमें अलग अलग रंगत और आर्थिक हालात वाले शहर और बस्तियां थीं। समझ गया। तो शहर की बनावट कैसी थी? क्या कोई प्लानिंग थी, जैसे आजकल सेक्टर वगैरह होते हैं? हाँ, प्लानिंग तो थी और काफी स्पष्ट थी। शहर मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 हिस्से? हाँ, पश्चिम में एक ऊंचा टीला था जिसे दुर्ग या गढ़ी कहते हैं। अंदाजा है कि यहाँ शासक वर्ग या महत्वपूर्ण प्रशासनिक इमारतें रही होंगी। थोड़ी ऊंचाई पर शायद सुरक्षा या निगरानी के लिहाज से बेहतर। एक स्रोत ने तो इसकी तुलना आज की लुटियंस दिल्ली से भी की है, जहां सारी सरकारी इमारतें हैं। खैर, ये बस एक तुलना है। ठीक है, एक ऊंचा दुर्ग और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा था पूर्वी टीला, जो नीचे था और ज्यादा फैला हुआ था। इसे निचला नगर कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ आम लोग रहते थे, किसान, कारीगर, व्यापारी वगैरह। सुरक्षा का क्या इंतजाम था? क्या सिर्फ गढ़ी ही सुरक्षित थी या पूरा शहर? यहीं कालीबंगा फिर से चौंकाता है। यहाँ सिर्फ गढ़ी नहीं, बल्कि निचले नगर के चारों तरफ भी अपनी अलग सुरक्षा दीवार यानी परकोटा बना हुआ था। अरे वाह, मतलब डबल किलेबंदी। बिल्कुल, ये बहुत खास बात है क्योंकि ज्यादातर हड़प्पा शहरों में सिर्फ दुर्ग ही किलेबंद होता था, निचला नगर खुला रहता था। यहाँ दोनों हिस्से सुरक्षित थे। एक स्रोत में मजाक में लिखा भी था कि शायद अपनी कीमती काली चूड़ियों को बचाने के लिए इतनी मजबूत किलेबंदी की होगी। हाँ, हो सकता है। और इतना ही नहीं, शहर में आने जाने के लिए बाकायदा गेट थे और उन गेट के पास गार्ड के बैठने के लिए कमरे बने होने के सबूत भी मिले हैं। गार्ड रूम उस जमाने में? हाँ, जैसे आजकल सोसाइटियों में गार्ड रूम होते हैं ना, कुछ वैसा ही इंतजाम समझिए। सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया था। शहर का नक्शा तो समझ आ गया, पर असली कहानी तो उन चीजों में छुपी है जो यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले बात करते हैं खेती की। पेट कैसे भरता था इन लोगों का? क्या उगाते थे? पेट भरने का इंतजाम तो इन्होंने ऐसा कर रखा था कि आज भी दुनिया हैरान है। कालीबंगा की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है। यहाँ से दुनिया में सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। जुते हुए खेत के सबसे पुराने? जी हाँ, सोचिए, हजारों साल पहले कोई यहाँ हल चला रहा था और उसके निशान आज भी मौजूद हैं। ये खेत शहर की दीवार के बाहर दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। ये दिशा भी महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक। और सुना है जुताई का तरीका भी बड़ा अनोखा था। कोई खास तकनीक थी? बिल्कुल, यहाँ जो हल की लकीरें मिली हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली हैं, आड़ी और तिरछी, ग्रिड पैटर्न जैसा। समकोण पर? इसका क्या मतलब हुआ? पुरातत्वविद मानते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि वो एक ही खेत में एक ही समय पर 2 अलग-अलग फसलें उगाते थे। इससे जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल होता था। एक साथ 2 फसलें? कौन सी? देखिए, एक स्रोत के मुताबिक ये फसलें चना और सरसों थीं, जबकि एक अन्य स्रोत चावल और गेहूं का उल्लेख करता है। हमारी रूपरेखा चावल और गेहूं सुझाती है, तो शायद वही ज्यादा मान्य हो। पर यह तकनीक अपने आप में उस जमाने की खेती की समझ का कमाल दिखाती है। वाकई कमाल है। अच्छा, खेती बाड़ी हो गई, घर बस गए, क्या पूजा पाठ, धर्म कर्म के भी कुछ निशान मिले? क्या मानते थे ये लोग? हाँ, धार्मिक प्रथाओं के भी संकेत मिले हैं। दुर्ग वाले ऊंचे टीले पर एक चबूतरा मिला है। चबूतरा? हाँ, और उस पर एक लाइन में 7 आयताकार गड्ढे बने हैं, जिन्हें अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं माना जाता है। इनके अंदर राख और कोयले मिले हैं, कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। 7 अग्निकुंड एक साथ? हाँ, एक कतार में 7। लगता है यहाँ कोई सामूहिक हवन या धार्मिक अनुष्ठान होता होगा। इसके अलावा निचले शहर में कई घरों के अंदर भी अकेले अकेले ऐसे कुंड मिले हैं। मतलब घरों में भी पूजा होती थी? ऐसा लगता है, यानी अग्नि की पूजा शायद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर होती थी। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर जैसी कोई स्पष्ट इमारत नहीं मिली है। कोई मंदिर नहीं मिला? ये दिलचस्प है। और कुछ धार्मिक चिन्ह
हाँ, यहाँ से स्वास्तिक का निशान जरूर मिला है, जिसका धार्मिक महत्व हो सकता है। जहाँ तक अंतिम संस्कार की बात है, यहाँ से कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। इसे युग्मित शवाधान कहते हैं, मतलब शवों को दफनाने की प्रथा थी। युग्मित शवाधान, अच्छा। और वो काली चूनियां जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा, वो तो मिली ही होंगी, उनके बारे में बताइए। अरे बिल्कुल, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां तो जैसी यहाँ की पहचान है, वो तो बहुतायत में मिली हैं। लेकिन सिर्फ मिट्टी की ही नहीं, तांबे की बनी चूड़ियां भी मिली हैं। तांबे की भी? हाँ, ये दिखाता है कि धातु का काम भी यहाँ ठीक ठाक होता था। व्यापार के सबूत भी काफी दिलचस्प हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में मिलने वाली बेलनाकार मुहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की मुहरें यहाँ राजस्थान में? जी हाँ, ये गोल न होकर सिलेंडर जैसी होती थी। इनका यहाँ मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि कालीबंगा के लोगों के व्यापारिक रिश्ते बहुत दूर दूर तक थे, शायद समुद्री रास्ते से या जमीनी रास्ते से। ये तो बड़ी बात है। और क्या मिला है व्यापार से जुड़ा? इसके अलावा मिट्टी के बने भागते हुए बैल की मूर्तियां भी मिली हैं। एक स्रोत में बाघ और किसी देवी, शायद कुमारी देवी के चित्र वाली मोहरों का भी जिक्र है। ये सब उनके विश्वास और कला को भी दर्शाते हैं। मकानों पर वापस आते हैं। आपने कहा कच्ची ईंटों का ज्यादा इस्तेमाल था, तो क्या पक्की ईंटें बिल्कुल नहीं थीं या कम थीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थी। पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, पर चुनिंदा जगहों पर, जैसे दुर्ग वाले इलाके में कुछ निर्माण में, नालियों में, कुओं में, चबूतरों पर। लेकिन निचले शहर में आम लोगों के घरों की दीवारें बनाने में ज्यादातर कच्ची ईंटों का ही इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए शायद इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। वो भव्यता थोड़ी कम थी जो पक्की ईंटों से आती है। और क्या इन ईंटों में कोई और खास बात थी, साइज या कुछ और? हाँ, साइज तो मानकीकृत था, जैसा हड़प्पा सभ्यता में अक्सर मिलता है। लेकिन एक और अनोखी चीज मिली है, अलंकृत ईंटें। अलंकृत मतलब डिजाइन वाली? हाँ, कुछ ईंटों पर बाकायदा नक्शा या डिजाइन बना हुआ था। इनका इस्तेमाल ज्यादातर फर्श बनाने में किया गया है। ये कालीबंगा की अपनी एक अलग पहचान है, फर्श पर डिजाइन वाली ईंटें लगाना। ये तो सच में अनोखा है। और घरों के दरवाजे, सुना है वो सड़क पर नहीं खुलते थे, ये बात सही है? हाँ, ये भी एक अजीब बात है। ज्यादातर हड़प्पाई शहरों में, जैसे हड़प्पा या मोहनजोदारो में, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। हाँ, सामान्य तो यही लगता है। लेकिन कालीबंगा में उल्टा था। यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। पीछे गली में? क्यों? ठीक कारण तो पता नहीं, पर अंदाजा है कि शायद सड़क की धूल मिट्टी और शोर शराबे से बचने का तरीका रहा हो ये, या शायद कोई सामाजिक रिवाज रहा हो। इसका एक मशहूर अपवाद लोथल शहर है, गुजरात में, जहां दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत मशहूर है, उनका ड्रेनेज सिस्टम, यानी पानी की निकासी। क्या कालीबंगा में भी वैसी ही शानदार व्यवस्था थी? यहाँ मामला थोड़ा मिला जुला है। देखिए, पानी निकासी का इंतजाम तो था। घरों से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी थी। तो फिर क्या अलग था? अलग ये था कि ये सिस्टम उतना विकसित या उतना साफ सुथरा नहीं लगता जितना हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में दिखता है। शायद कच्ची ईंटों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से नालियों को उतना पक्का और व्यवस्थित बनाना मुश्किल रहा हो। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जो शायद कहीं और नहीं मिलती, लकड़ी की नालियां। लकड़ी की नालियां पानी निकालने के लिए, ये कैसे संभव है? लकड़ी तो गल जाती है। ये वाकई हैरान करने वाली खोज है। लकड़ी के तने को कुरेदकर खोखला करके नालियां बनाई गई थीं। अब ये कैसे काम करती थीं, कितनी टिकाऊ थीं, किस लकड़ी की थीं, ये सब तो शोध का विषय है। पर इनका मिलना ही अपने आप में कालीबंगा को अनोखा बनाता है। ये दिखाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करने में कितने माहिर थे, जुगाड़ करने में भी। सच में अविश्वसनीय। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। क्या वाकई यहाँ सर्जरी या ऑपरेशन जैसी चीजों के सबूत मिले हैं? मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, आपने सही पढ़ा है। ये शायद कालीबंगा की सबसे चौंकाने वाली, सबसे आधुनिक लगने वाली खोज है। यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है और उसमें बाकायदा 6 छेद किए हुए हैं। 6 छेद खोपड़ी में? जी हाँ, और इन छेदों की बनावट और जगह देखकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि जानबूझकर किए गए हैं। ये शायद शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का सबूत है। सर्जरी उस जमाने में?
किस लिए? हो सकता है ये ट्रेपेनेशन नाम की प्रक्रिया हो, जो प्राचीन काल में दुनिया में कई जगह होती थी। शायद दिमाग की सूजन या कोई ट्यूमर या शायद मिर्गी जैसे रोगों के इलाज के लिए दबाव कम करने के लिए ये छेद किए जाते थे। हजारों साल पहले इस तरह का चिकित्सा ज्ञान, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये उस युग के हिसाब से बहुत उन्नत बात है। और हाँ, लिखने पढ़ने का क्या? लिपि वगैरह मिली है? हाँ, लिपि के बिना तो सभ्यता अधूरी लगती है। यहाँ से सिंधु लिपि के सबूत मिले हैं, वही चित्रों और संकेतों वाली रहस्यमयी लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसे भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं। जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। हाँ, दुर्भाग्य से अभी तक नहीं। और लिखने का तरीका भी बड़ा मजेदार था। पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे सांप की तरह। इसे बूस्ट्रोफिडन शैली कहते हैं। अच्छा, बूस्ट्रोफिडन, ठीक है। इतनी विकसित, इतनी अनोखी सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? ये शहर वीरान कैसे हो गया? क्या हुआ होगा? इसके पतन के कई कारण हो सकते हैं, और शायद एक से ज्यादा कारण रहे हों, जैसे नदी का सूख जाना या रास्ता बदल लेना, जलवायु परिवर्तन या बाहरी आक्रमण। लेकिन कालीबंगा में एक कारण के बड़े साफ सबूत मिले, भूकंप। भूकंप? हाँ, यहाँ फुगाई में कई घरों की दीवारों में मोटी मोटी दरारें मिली हैं, फर्श उखड़े हुए मिले हैं, जो किसी जबरदस्त भूकंप की तरफ इशारा करते हैं। माना जाता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के सबसे पुख्ता पुरातात्विक सबूत शायद कालीबंगा से ही मिले हैं। हो सकता है एक बड़े भूकंप ने इस शहर को काफी नुकसान पहुंचाया हो, जिसके बाद ये दोबारा शायद उस तरह बस नहीं पाया। तो भूकंप एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ। अच्छा, क्या कालीबंगा के आसपास कोई और ऐसी जगह है जो इससे जुड़ी हो और महत्वपूर्ण हो? कोई कनेक्शन? हाँ, एक महत्वपूर्ण स्थल है। बीकानेर के पास एक जगह है सोथी। सूथी? हाँ, सोथी। अमलानंद घोष, जिन्होंने कालीबंगा को खोजा था, उनका मानना था कि सोथी संस्कृति कालीबंगा से भी पुरानी है और शायद कालीबंगा की शुरुआत या उसका उद्गम वहीं से हुआ हो। इसीलिए सोथी को कभी-कभी कालीबंगा प्रथम भी कह देते हैं। यहाँ से खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें सोथी मृदभांग कहा गया। ये हड़प्पा पूर्व काल के यानी प्राक हड़प्पा काल के माने जाते हैं। तो सोथी एक तरह से कालीबंगा की जड़ हो सकती है। दिलचस्प है, राजस्थान में तो और भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, जैसे आहड़, गणेश्वर, बैराठ। अगर बहुत संक्षेप में समझना हो तो कालीबंगा उन सब से कैसे अलग थी? मतलब इसकी यूनिकनेस क्या थी? हाँ, हर सभ्यता की अपनी खास पहचान थी। जैसे आपने नाम लिए आहड़, जो उदयपुर के पास है, वो तांबा गलाने के बड़े केंद्र के रूप में जानी जाती है। उसे ताम्रवती नगरी ही कहते हैं। हाँ, ताम्रवती नगरी। और गणेश्वर, जो सीकर के पास है, वहां से तो तांबे के औजारों और हथियारों का इतना बड़ा खजाना मिला है कि उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। शायद वो हड़प्पा को भी तांबा सप्लाई करते थे। अच्छा, और बैराठ? बैराठ, जयपुर के पास, वो ज्यादातर मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेषों के लिए मशहूर है। अशोक के शिलालेख वगैरह मिले हैं वहां से। ठीक है, तो इनके मुकाबले कालीबंगा? कालीबंगा इन सबसे अलग है अपनी खास शहरी योजना की वजह से। वो दोहरी किलेबंदी वाला शहर, फिर दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत यहीं मिले, एक लाइन में 7 अग्निवेदिकाएं, वो अनोखी लकड़ी की नालियां, कच्ची ईंटों का ज्यादा इस्तेमाल जो इसे बाकी हड़प्पा शहरों से थोड़ा अलग बनाता है, और शायद भूकंप से विनाश के वो निशान। ये सब मिलकर कालीबंगा को सिंधु सभ्यता के नक्शे पर एक बेहद खास और अनूठा मुकाम देते हैं। तो आज हमने कालीबंगा की कहानी के कई अहम पहलुओं को छुआ और समझा। हनुमानगढ़ में घग्गर के किनारे बसी ये बस्ती, जिसे दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा, वाकई कई मायनों में अनूठी थी। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत मिले, एक साथ 7 अग्निकुंड मिले जो शायद किसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से घर बने, पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों जैसा अनोखा जुगाड़ किया गया, और सबसे हैरत अंगेज, हजारों साल पहले यहाँ शायद सर्जरी भी होती थी, वो बच्चे की खोपड़ी वाली बात। हाँ बिल्कुल, अमलानंद घोष ने इसे दुनिया के सामने रखा और बीबी लाल व बी के थापर ने इसकी परतों को खोला। कच्ची ईंटों के कारण भले ही इसे दीनहीन बस्ती का टैग मिला हो, पर यहाँ मिली चीजें बताती हैं कि ये बस्ती भले ही मोहनजोदड़ो जितनी भव्य न हो, पर जीवन से भरपूर और कई मायनों में बहुत उन्नत थी। यहाँ एक तरफ हमें शल्य चिकित्सा जैसे बेहद विकसित, ऑलमोस्ट मॉडर्न लगने वाले ज्ञान के संकेत मिलते हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ कच्ची ईंटों का आम इस्तेमाल
और बड़े शहरों के मुकाबले थोड़ी कम विकसित या कहें कि अलग तरह की जल निकासी व्यवस्था दिखती है। बिल्कुल, यही विरोधाभास, यही कंट्रास्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है। कालीबंगा हमें उस विशाल और फैली हुई हड़प्पा सभ्यता के अंदरूनी जीवन की जटिलता और विविधता के बारे में क्या सिखाता है? क्या ये किसी चमक दमक वाले महानगर के बजाय एक ज्यादा जमीनी, शायद कृषि प्रधान प्रांतीय शहर का उदाहरण था, जिसकी अपनी स्थानीय पहचान थी, अपनी जरूरतें थीं और अपनी चुनौतियां थीं, जो उसे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े केंद्रों से अलग बनाती थीं? ये सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचा जा सकता है और शायद भविष्य की खोजें हमें और जवाब दें। बहुत खूब। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। इस दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी कालीबंगा की ये यात्रा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार।